दोस्तों, आज के दौर में जब संपत्ति खरीदना हर परिवार का सपना है, संयुक्त स्वामित्व वाली संपत्ति यानी ज्वाइंटली ऑन प्रॉपर्टी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। पति पत्नी, भाई बहन या बिजनेस पार्टनर मिलकर घर, फ्लैट या जमीन खरीदते हैं ताकि खर्च का बोझ बटे और भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस ज्वाइंट स्वामित्व के पीछे टैक्स की जटिल गलियों में क्या छिपा है? संयुक्त संपत्ति वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलकर मालिकाना हक रखते हैं। भारत में आमतौर पर पति पत्नी, माता पिता और बच्चों या बिजनेस पार्टनर्स के बीच देखा जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक रजिस्ट्री का कागज नहीं, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें टैक्स की गणना आपके स्वामित्व के हिस्से, संपत्ति के उपयोग और उसकी बिक्री पर निर्भर करती है। भारत में ज्वाइंट प्रॉपर्टी के टैक्स नियम आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित होते हैं। अगर आप और आपका पार्टनर एक फ्लैट के सह मालिक हैं तो टैक्स का हिसाब आपकी हिस्सेदारी के आधार पर होगा। मान लीजिए आप और आपके पति पत्नी ने 50-50 की हिस्सेदारी में एक घर खरीदा। अब इस घर से होने वाली आय, चाहे वो किराया हो या बिक्री से पूंजीगत लाभ, दोनों के बीच बराबर बटेंगे। लेकिन अगर हिस्सेदारी साफ नहीं है तो आयकर विभाग इसे 50-50 मान सकता है, जैसा कि दिल्ली ट्रिब्यूनल के एक मामले में देखा गया। पहला, स्वयं उपयोग वाली संपत्ति यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी संयुक्त संपत्ति में खुद रहते हैं तो कोई किराया नहीं, यानी कोई आय नहीं। लेकिन अगर आपने होम लोन लिया तो हर सह मालिक अपनी हिस्सेदारी के आधार पर ब्याज और मूलधन की कटौती का दावा कर सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत ब्याज पर प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए तक की छूट और धारा 80C के तहत मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप और आपकी पति या पत्नी 50-50 के मालिक हैं और लोन का ब्याज 4 लाख रुपए है तो दोनों को 2-2 लाख की छूट ले सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने अपनी हिस्सेदारी को खरीद समझौते में साफ साफ लिखवाया है? अगर नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी जेब पर डाका डाल सकता है। दूसरा, किराए पर दी गई संपत्ति यानी रेंटेड प्रॉपर्टी। अगर आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी किराए पर है तो किराए की आय यानी इनकम को आपकी हिस्सेदारी के आधार पर बांटा जाएगा। मान लीजिए किराया 50,000 रुपए प्रति माह है और आपकी हिस्सेदारी 60% है तो आप 30,000 रुपए की आय पर टैक्स देंगे। लेकिन अगर रजिस्ट्री में हिस्सेदारी साफ नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे बराबर मान सकता है। यहां एक पेच और है, अगर संपत्ति किराए पर नहीं है लेकिन इसे डीम्ड टू बी लेट आउट माना जाता है तो भी आपकी हिस्सेदारी के आधार पर काल्पनिक किराए पर टैक्स देना पड़ सकता है। तीसरा, पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन। संपत्ति बेचने का समय आया तो कैपिटल गेन का टैक्स आपकी हिस्सेदारी और संपत्ति को रखने की अवधि पर निर्भर करेगा। अगर संपत्ति 2 साल से कम समय तक आपके पास थी तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जो आपकी इनकम के स्लैब रेट पर टैक्सेबल है। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा रखी तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% टैक्स इंडेक्सेशन के साथ या 12.5% बिना इंडेक्सेशन के देना होगा। खास बात यह है कि हर सह मालिक धारा 54 या 54F के तहत छूट का दावा कर सकता है, बशर्त वो नई संपत्ति या कैपिटल गेन खाते में इन्वेस्ट करें। उदाहरण के लिए, श्री और श्रीमती पटेल ने 10 साल पहले 40 लाख में एक फ्लैट खरीदा और उसे 1 करोड़ में बेचा। दोनों की हिस्सेदारी बराबर थी तो 30-30 लाख का लाभ हुआ। दोनों 1.25 लाख तक की छूट ले सकते हैं। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कई फायदे हैं, लोन की EMI बांटने से लेकर टैक्स छूट तक। यह एक स्मार्ट फाइनेंशियल रणनीति हो सकती है। लेकिन अगर हिस्सेदारी साफ नहीं है या कोई सहमालिक टैक्स नियमों का पालन नहीं करता है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पर, अगर पति ने पूरी रकम दी लेकिन पत्नी का नाम रजिस्ट्री में है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पति को ही मालिक मान सकता है। इसके अलावा अगर एक सहमालिक अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहे तो बाकी तैयार ना हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 44 के तहत वो अपनी हिस्सेदारी बेच सकता है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? कोर्ट कचहरी, वकील और आपसी विवादों का बोझ आपकी जेब और मन दोनों को हल्का कर सकता है। तो इसलिए ज्वाइंट प्रॉपर्टी लेते समय आप हर बात का ध्यान रखें, क्योंकि जहां एक तरफ फायदे हैं तो
तो वहीं कानूनी पचड़े भी आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार।